आज के शो में कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, अहम फैसले, नैब इजलास में 11 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। महकमा आबपाशी सिंध के इंजीनियर सरदार अली शाह के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इस इजलास में कुछ अहम तरीन फैसले हुए। इंपॉर्टेंट इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई नैब की तरफ से। इन अहम इंक्वायरीज पर आने से कबल आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास ये हुआ। इस इजलास के अंदर डिप्टी चेयरमैन नैब जनाब ज़ाहिर शाह साहब भी शामिल थे। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो और मुख्तलिफ और शख्सियात जो नैब के सीनियर अफसरान, DG ऑपरेशंस मसूद आलम खान साहब और दीगर सीनियर अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास के में तकरीबन 11 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। इन इंक्वायरीज की तफसीलात भी हम आपके सामने रखते हैं। इंक्वायरीज के अंदर नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली इंक्वायरी मिसेस ACE ग्रुप के खिलाफ दी गई। इस ग्रुप के साथ साथ AEC बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और दीगर, इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की इंतजामिया, पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन के अफसरान और एहलकारान और दीगर, इसके अलावा अंजुम परवेज साबिक सीनियर जनरल मैनेजर पाकिस्तान रेलवेज और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। आज के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में वजारत हाउसिंग और वर्क्स के अफसरान और एहलकारान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, जबकि स्टेट ऑफिस और दीगर के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। जनाब शौकत मरवत ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिकान स्पॉन्सर से खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। महकमा जंगलात हरीपुर के अफसरान, एहलकारान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अब इसके बाद रुख करते हैं सिंध का। यहां पर हमने देखा कि जावेद मेमन चीफ इंजीनियर महकमा आबपाशी लाड़काना और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर गुलाम असगर चन्ना जो कि वाइस चांसलर हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ आज एक और अहम नाम इरिगेशन के हवाले से सूबा सिंध का, जिनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इंजीनियर सरदार अली शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर राइट बैंक आउट कनाल आउटफॉल ड्रेन हैदराबाद, इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह और दीगर में प्रीतम दास, ये भी एक अहम नाम है सिंध की इरिगेशन के हवाले से, इनके खिलाफ सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर महकमा आबपाशी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अफसरान जो है इनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अली मोहम्मद कॉन्ट्रैक्टर AMB एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और दीगर कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी से खिलाफ भी इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। इन अहम इंक्वायरी के साथ आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 2 अहम इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई। आपके सामने उसकी तफसीलात भी रखते हैं। आज मंजूर हुई इन्वेस्टिगेशन में, जिसका अहम एक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक सूबा सिंध से है, क्योंकि सूबा सिंध में साबिक IG सिंध जनाब गुलाम हैदर जमाली जो कि साबिक IG सिंध है, उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर महकमा ज़राअत DI खान के अफसरान और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। नैब के आज होने वाले इजलास में एक बार फिर नैब ने अपनी रिकवरीज के हवाले से कुछ तफसीलात हमें फराम करी। नैब ने बताया कि नैब ने तकरीबन गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 584 अरब रुपए की नैब की तरफ से रिकवरीज हुई और जब से नैब का क़याम हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन 822 अरब रुपए की रिकवरीज नैब कर चुका है। साथ साथ ये तफसीलात भी फराम की गई कि नैब की जानिब से अब जो इस वक्त ऑनगोइंग इस वक्त रेफरेंसेज हैं वो तकरीबन 1237 हैं। 1405 मुल्ज़िमान जो है वो इस वक्त उनको सज़ा सुनाई जा सकी है। जो मुख्तसर अरसा है जो मौज़ूदा एहतसाब अदालतों की तरफ से गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान उनको सज़ा सुनाई जा सकी है। जो 1237 रेफरेंसेज हैं जो ज़ेर समात हैं, उनकी मालियत नैब बताती है कि तकरीबन 1335 अरब रुपए बनती है। जो ज़ेर समात रेफरेंसेस हैं 1235 या 1237 के करीब रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर कहें तो नैब बताता है कि तकरीबन जो उनकी रिकवरीज 800 अरब से ज़ायद की हुई हैं और 1237 रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि ज़ेर समात हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 1335 अरब रुपए बनती है। तो आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस रुपीस नैब रिकवर कर चुका है या इन प्रोसेस है, जो पैरवी हो रही है मुकदमात की उसकी रिकवरी के सिलसिले में। नैब की रिकवरी के हवाले से हमने देखा कुछ माह कबल सवालात उठे थे,
उन सवालात के अंदर हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक डॉक्यूमेंट सामने आया था, जिस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ब्रीफिंग थी और इस ब्रीफिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया था कि तकरीबन साल 2006 से लेकर 2021 के दौरान 6.4 अरब रुपए की रिकवरी नैब की तरफ से इन एक्चुअल हुई है। मैं आपके सामने बताता हूं, जो रिसीप्ट्स थी उसका बताया गया था कि द रिसीप्ट्स और रिकवरीज मेड बाय नैब आर डिपॉजिटेड अंडर द हेड ऑफ अकाउंट CO 3850 recovery of National Accountability Bureau. The recoveries are deposited under this head of account without any further bifurcation. तो जो अकाउंट में एक्चुअली फेडरल ट्रेजरी ऑफिसर इस्लामाबाद में जो जमा हुए थे वो तकरीबन 6.4 अरब रुपए थे, जिसमें साल 2021-22 में 3.89 अरब रुपए और साल 2020-21 में 27.53 अरब रुपए मिलियन रुपीस। लेकिन ये जो टोटल रिकवरी 6.5 अरब की थी, नैब की तरफ से इस क्लेम को रिफ्यूट किया गया था। नैब की एनुअल रिपोर्ट भी मेरे सामने मौजूद है, जिस रिपोर्ट के अंदर कुछ और तफसीलात बताई गई थी। नैब ने बताया था कि उसकी जो एक्चुअल रिकवरीज आई हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। जिस तरह नैब ने मैंने बताया कि 800 अरब से ज़्यादा है। उनका ब्रेकअप नैब की तरफ से जारी हुआ था। बताया गया था कि जो सिर्फ वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन के अंदर तकरीबन 676 बिलियन रुपीस की रिकवरीज, बैंक लोन और डिफॉल्ट के मद में जो रिकवरीज थी उनकी तादाद तकरीबन 121 अरब रुपये थी। इसी तरह रीस्ट्रक्चरिंग या रीस्केजुलिंग ऑफ लोन्स की मद में तकरीबन 60 अरब रुपए, रिकवरीज इन द केस ऑफ PCBL तकरीबन 16 अरब रुपए और कोर्ट फाइन इम्पोज 45 अरब रुपए। इनडायरेक्ट रिकवरीज जो सब में बड़ी तादाद जिनकी बनती है वो तादाद तकरीबन 500 अरब रुपए की बनती है। तो नैब की तरफ से इस क्लेम को रिफ्यूट किया गया था कि 6 अरब की रिकवरीज हुई हैं 2006 से 21 के दरमियान। नैब ने बताया कि रिकवरीज की तादाद ज्यादा है। इसी तरह आज मैंने जिस तरह कहा कि इंपॉर्टेंट केसेस अप्रूव हुए हैं, एक इंपॉर्टेंट केस महकमा आबपाशी के हवाले से इंजीनियर सरदार अली शाह का है। इंजीनियर सरदार अली शाह के हवाले से उनके मुख्तलिफ असासों की तफसीलात, उनके ऊपर इससे पहले होने वाली नैब तहकीकात और उनकी जानिब से वॉलंटरी रिटर्न यानी रजाकाराना तौर पर लूटी हुई रकम की वापसी भी हो चुकी है। उनका अफसरान उनका शुमार उन अफसरान में होता है जो इससे पहले नैब को लूटी हुई रकम वापस कर चुके हैं। इससे पहले एक फहरिस्त बाकायदा सिंध हाई कोर्ट में जमा हुई थी, जिस फहरिस्त के मुताबिक तकरीबन 500 अफसरान का जिसमें नाम शामिल था जो नैब की मुख्तलिफ इंक्वायरीज की जद में रहे और दौरान इंक्वायरी या बहुत से लोगों ने प्ली बार्गेन चूज किया और दौरान इंक्वायरी बहुत से लोगों ने नैब को रजाकाराना तौर पर रकम वापस की थी। तो इंजीनियर सरदार शाह उन्हीं अफसरान में से एक अफसर हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के 19 ग्रेड के अफसर होते हुए नैब को लूटी हुई रकम वापस किए जाने के बावजूद अच्छे और आला ओहदे पर मौजूद हैं। इनके असासों की तफसीलात और दीगर तफसीलात भी प्रोग्राम में पेश करेंगे, क्योंकि हमने आबपाशी के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से तफसीलन बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताया कि सिर्फ सरदार शाह नहीं बल्कि दीगर अफसरान भी आबपाशी के ऐसे हैं जो कि नैब के रेडार पर मौजूद हैं, जिनके खिलाफ नैब की मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही हैं। उसके सबूत के तौर पर आपको मुख्तलिफ कॉलअप नोटिस भी दिखाते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि किन किन अफसरान और मजमूई तौर पर जिनके खिलाफ इंक्वायरीज या इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। तो नैब को हम कह सकते हैं कि नैब ने रेडार में रखा हुआ है आबपाशी के अफसरान को। और जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द कोई बड़ी खबर भी आबपाशी के हवाले से आ सकती है। बिलखुसूस जो करता धरता है वहाँ तक भी नैब कराची पहुँचने की पूरी तवक्को रख रहा है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये मुकदमात बढ़ रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो आज के मुकदमात की तफसीलात और बिलखुसूस इरिगेशन के हवाले से जो मुकदमा आज जो इंक्वायरी अप्रूव हुई है इस पर भी गुफ्तगू कुछ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के साथ आपको बताएंगे भी। और नैब के हवाले से रिसेंटली कुछ होने वाले प्रोपेगेंडा इल्ज़ामात, उनके हवाले से नैब की जानिब से वजाहत आना, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मुल्क के सियासी माहौल की नज़र में तनाजुर में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम हकाइक रख रहे हैं। आज हमने देखा कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। आसिम मुमताज साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आसिम मुमताज साहब आपको खुशामदीद भी कहते हैं। आज के दिन भी कुछ अहम इंक्वायरीज अप्रूव हुई। इंक्वायरीज की तरफ आएंगे तो पहले तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ प्राइवेट एंटिटीज भी हैं। लेकिन आज सूबे सिंध के इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिसका बड़ा चर्चा रहा है और हमने देखा है कि बेदरेक फंड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद नाकाम हुआ कोई ना। इस वक्त RBOT के हवाले से जो पैसे बनाए गए बड़ी पैमाने पर, एक अफसर सरदार शाह का नाम इसमें शामिल है जो इंक्वायरी जिनके खिलाफ अप्रूव हुई है, चीफ इंजीनियर सरदार अली शाह।
इनके असासों की तफसीलात हम इससे पहले प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। आज से कुछ साल कबल भी हमने प्रोग्राम किया था, डिटेल में इनसे सवालनामा पहले इनसे पूछा था कि आप अपना मौक़िफ़ दें इस हवाले से। 1.7 मिलियन यानी तकरीबन 17 लाख रुपए इनकी जो इनकम बनती है सालाना, उस इनकम के ऊपर इन्होंने पेट्रोल पंप्स, उन्होंने मुख्तलिफ घर न सिर्फ कराची डिफेंस में बल्कि हैदराबाद, इसके अलावा दीगर शहरों में सूबे सिंध के और फिर मुल्क से बाहर दुबई, बैरून मुल्क जायदादें और असासे बनाए हुए थे। ये सारी तफसीलात इस प्रोग्राम के जरिए हमने आपको दिखाई थी। नाज़रीन, आज इन्हीं सरदार शाह के खिलाफ नैब ने एक इंक्वायरी अप्रूव कर दिया है। महकमा आबपाशी के सिर्फ ये अफसर नहीं बल्कि महकमा आबपाशी सिंध के दीगर अफसरान भी नैब की जद में हैं, नैब के रेडार पर हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी इत्तलात ये हैं कि बहुत जल्द कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं जिनका ताल्लुक महकमा आबपाशी से है या महकमा आबपाशी के करता धरता जिनको कहते हैं। आसिम मुमताज साहब ये बताइएगा, ये फरमाइएगा कि ये इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा अरसा लगा है कि जितने टाइम में ये कंप्लेंट्स, क्योंकि मैं खुद भी फॉलोअप में था कुछ केसेस के, तो इतना अरसा क्यों लगता है नैब को? आप खुद प्रोसिक्यूटर हैं, क्या लीगली वो चाहते हैं केस स्ट्रांग हो फिर वो आगे बढ़े तब प्रेस रिलीज आए आगे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की सूरत में? वजह क्या होती है इतना स्लो प्रोसेस? जी थैंक यू सुफियान। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नैब में किसी भी केस को जब शुरुआत होती है उसकी, तो उसके 3 जो है स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जब भी कोई कंप्लेंट नैब में आती है या चेयरमैन नैब खुद अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं या किसी भी प्रोविंशियल या फेडरल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है किसी भी हवाले से, तो नैब जो है उसकी इनिशियल वेरिफिकेशन करता है कि आया जो कंप्लेंट है वो उसमें कोई सब्सटेंस है, उसमें कोई क्रक्स है या उसकी सपोर्टिव जिस बात को बुनियाद बना के कंप्लेंट फाइल की गई है, कानून में क्या उसकी गुंजाइश है या कानून ऐसे इल्ज़ामात को तस्लीम करता है कि नहीं। और जब वो फेज क्रॉस कर जाता है तो फिर उसके बाद जो है इंक्वायरी ऑथराइज होती है और इंक्वायरी में जो है वो फिर वहाँ मजीद जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है, प्रो एंड कॉन्ट्रा, एक्यूज को भी मौका दिया जाता है कि आए अपनी सफाई पेश करें। उससे पूरे तरीके से नैब जो है वो मौका फराहम करता है कि आपके खिलाफ जो भी इल्ज़ाम है आप उसकी तरदीद में जो भी सबूत देना चाहें। और अगर उसमें देखा यह जाए कि जो ऑन द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी कि नहीं इसमें मजीद जो है गुंजाइश है, इसको तफ्तीश में जाना चाहिए, तो फाइनली जो है इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड होता है। अब जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि ये जो इल्तवा है, ये डिले है, क्यों होता है? देखिए, ये जो डिले है ये हर केस के इंडिपेंडेंट फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आपको बहुत फास्ट जो है वो प्रोसीडिंग नज़र आती हैं, लेकिन उसके बरस कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां यकीनन डिले होता रहा है और होता है। उसकी वजूहात जो हैं वो ऐसी हैं कि देखिए, जो आपका जो वाइट कॉलर क्राइम है जिसको बेसिकली डिटेक्ट करना या इन्वेस्टिगेट करना नैब का डोमेन है, वो मोस्टली डॉक्यूमेंटेड होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो बहुत से मौक़ों पे बड़े वॉल्यूमिनस जो है रिकॉर्ड पे मुश्तमिल होती है। उसमें बहुत से इदारे भी जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं, जैसे टैक्स का रिकॉर्ड है वो FBI के पास होता है, कंपनीज का रिकॉर्ड है वो SCCP के पास होता है। इसके अलावा कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई एलिगेशन है तो FIA का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसी तरह बाकी और प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड है तो रेवेन्यू बोर्ड है। तो वहाँ से जब हम रिकॉर्ड मंगवाया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है लीगल पैरामीटर्स में, तो वहाँ जो है इल्तवा जो अनइंटेंडेड होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इल्तवा काफ़ी केसेस में होती है, लेकिन इसकी बुनियादी जो वजह है वो यही है कि एविडेंस कलेक्शन के मराहिल में बस औक़ात कुछ महकमे जो है प्रॉपर रिकॉर्ड या वो रिकॉर्ड जो उनसे मांगा जाता है वो नहीं आता, फिर उनको दोबारा उनसे वो रिकॉर्ड मांगा जाता है, फिर कानून के मराहिल से गुजरना पड़ता है हर जो है डॉक्यूमेंट की कलेक्शन। इसमें असल में होता ही है कि आसिफ साहब, बहुत से मुल्ज़िमान जो हैं वो जिनको ये फैसिलिटी होती है कि जिनके पास बहुत पैसा होता है और ऐसा लोग पैसे बना लेते हैं, वो फिर मुल्क से फ़रार होने में उनको मदद मिल जाती है। इस पूरे प्रोसेस में, इस लंबे अरसे के दौरान हम जानते हैं कि ECL में नाम आता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बिलखुसूस ऐसे लोग, जिस तरह से हम कहते हैं कि आज कराची शहर में हम बात कर रहे थे तो सिटी में स्ट्रीट क्राइम्स हैं, तो यहाँ की पुलिस टैगिंग का सिलसिला शुरू कर रही है कि उनको टैग कर दिया जाए ऐसे मुल्ज़िमान जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, ताकि उनका डेटा हो उस पर या फिर कोई एक डेटा बना दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आज जो इंक्वायरी अप्रूव हुई है एक शख्स के खिलाफ, ये पहले VR कर चुके हैं नैब के साथ, वॉलंटरी रिटर्न करके रजाकाराना तौर पर रकम वापस कर चुके हैं। कि इंक्वायरी 2015 में रोहड़ी कनाल के हवाले से स्टार्ट हुई थी, वहां पर ये मुलविस इंक्वायरियां पाए गए थे, इन्होंने पैसे वापस किए और फिर दोबारा अफसर बहाल हो गए, बल्कि 19 ग्रेड तक चले गए, अभी भी इंजॉय करते हैं ओहदा 19 ग्रेड पे बैठे हुए हैं। अब आज एक और इंक्वायरी अप्रूव हो गई। तो ऐसे लोग जो कि बार बार नैब इंक्वायरीज में आ रहे हैं या जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं जो सामने आता है उनका नाम, तो कोई सिलसिला क्यों नहीं होता कि हुकूमत के इश्तराक के साथ ये नैब ऐसी लिस्ट बना के दे ताकि डेटाबेस तो रहे कि पता चले कौन माजी में क्या करता रहा है और दोबारा उनको अहम ओहदे ना मिल सकें?
जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और ये होना चाहिए। इसमें देखिए, एक जो पहली बात, किसी भी मुल्ज़िम का वॉलंटरी जो स्टेज पे सेक्शन 25 जो नैब ऑर्डिनेंस का है, उसके तहत खुद अगर वो जो है पैसे वापस करता है, तो उसमें उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो कन्विक्शन नहीं था। अब तो खैर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जो वीआर है इसके प्रोसेस को सस्पेंड किया हुआ है। अब अगर किसी शख्स ने जो रज़ाकाराना तौर पे पैसे वापस करने हैं, तो उसका एक ही तरीका है, वो प्ली बार्गेन। और प्ली बार्गेन जो है उसका एक तरीक़ाकार है, रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में आता है, और जब वो एक्सेप्ट होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस कन्विक्शन है। और जब कन्विक्शन होती है तो उसके नतीजे में जो है कोई भी शख्स, भले वो कोई सरकारी ओहदे पे फायज है, तो वो मजीद फायज नहीं रह सकता बल्कि नाअहल हो जाता है। और उसके साथ साथ बाकी डिस्क्वालिफिकेशन भी जो है फ्लो करती हैं, जैसे कि वो कोई फाइनेंस नहीं अवेल कर सकता, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। जो वीआर की जो स्टेज है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है और एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए नैब और हुकूमत के दरमियान, कि इवन अगर ऐसी स्टेज भी है जिसमें जो हार्ड लाइनर्स हैं या जो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार जो है वो ऐसे जराइम कमिट करते हैं, उनका डेटाबेस मेंटेन हो, ताकि उनको दोबारा से ऐसे ओहदों पे फायज जो है नहीं रहना चाहिए। ऑल्दो के इस एस्पेक्ट पे मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करता चलूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है कि महज किसी शख्स के खिलाफ किसी भी क्रिमिनल केस का पेंडिंग होना उसको इस बात से जो है मुबर्रा नहीं करता या नाअहल नहीं करता कि वो अपनी मुलाजमत से जो है वो खो बैठे या मुलाजमत जारी ना रखे। तो जैसे हमारे जो सिविल सेटअप है, उसमें जितनी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर किसी भी जो है सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या इवन कोई रेफरेंस की पेंडिंग है एहतसाब अदालत में, तो सरे दस्त उस रेफरेंस की पेंडेंसी की वजह से वो मुलाजमत से बर्खास्त नहीं होगा, अनलेस कि उस रेफरेंस की कॉन्सिक्वेंस में उसे कन्विक्शन हो जाए, सजा हो जाए, और उस सजा के नतीजे में वो अपनी मुलाजमत जो है वो खो बैठता है। तो ये जो आपकी बात है, यकीनन डेटाबेस होना चाहिए। ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो वन टाइम कन्विक्शन लेके उसके बाद ऑफेंस को रिपीट करते हैं। तो ऐसे मैं समझता हूँ यहाँ पे कानून में तरमीम की गुंजाइश है और यकीनन ये होनी चाहिए। और लेकिन ये जो तमाम क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा है इरिगेशन के अंदर बिलखुसूस ऐसा महकमा है सूबा सिंध का कि जहाँ पर काम हुआ ही नहीं है, सिरे से काम नहीं हुआ है, सालों से मंसूबे हैं जो ज़ेरे इल्तिवा हैं, अरबों रुपए के फंड्स हैं जो हर साल रखे जा रहे हैं। तो हम तवक्को रखें कि ये जो इंक्वायरीज हैं ये बिल आखिर जाके जब एविडेंस इतना होगा कि रेफरेंस बनेगी और ये लूटी हुई रकम की वापसी हो सकेगी, और फिर इन अफसरान के ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन्स के भी केसेस हों, ताकि इन लोगों ने जो पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए था या अवामी मनसूबों पर खर्च होना चाहिए था, उसके बजाय जो अपनी ज़ाती असासे बनाए, वो तफसीलात और वो तमाम चीज़ें भी कौम के सामने आ सकें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। होना यही चाहिए कि जो भी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज होती हैं, उनको अपने मंतकी नतीजे तक, अंजाम तक यकीनन पहुंचना चाहिए। जहां तक रही बात किसी भी प्रोजेक्ट के डिले होने की या उस फंड्स के जो है वो मिसअप्रोप्रिएट होने की, तो देखिए, नैब का जो इस्तेहकाक है या नैब का इख्तियार है, वो तभी अमल में आता है कि जब ये एलिगेशन हो कि कोई भी वो पब्लिक फंड है चाहे या गवर्नमेंट फंड है, वो मिसअप्रोप्रिएट हुआ है। अब प्रोजेक्ट की पेंडेंसी है या उसमें डिले है, तो वो मैं समझता हूँ सेक्शन 9 जो एनएओ का है उसके तहत वो नहीं आता। ताहम अगर ऐसी कोई एविडेंसेस जब हमारे पास नैब के पास आती हैं, तो यकीनन ऐसी तमाम जो इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको एविडेंस बेस्ड जो है कंक्लूजन होना चाहिए। और आप देखिएगा नैब की हिस्ट्री में, अभी आप खुद जो है रिपोर्ट भी देख रहे थे 2021 की, जिसमें जितनी मेजर रिकवरीज हुई हैं ये इसी वजह से हुई हैं कि ऐसे तमाम तो लोग जिसमें चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस हैं, इम्प्रूडेंट जो लोन्स हैं जिसमें लोग बैंक से फाइनेंस फैसिलिटीज लेके पे ऑफ नहीं करते, एसेट्स बियॉन्ड मीन के केसेस में भी कन्विक्शंस हुई हैं, और वो अमाउंट्स अल्टीमेटली वापस जो है वो अगर गवर्नमेंट की मिसअप्रोप्रिएटेड है तो गवर्नमेंट अकाउंट में गई है, अगर पब्लिक से जो है चीटिंग करके वहां से लेवर करके लोगों से ली गई है तो लोगों में वापसी तकसीम की है। ताहम फिर भी मैं ये कहता चलूँ कि कानून में हमेशा तरमीम की गुंजाइश रहती है, और ये जो आपने बात की कि ऐसे लोगों का डेटाबेस होना चाहिए ताकि इन पे जो है वो कानून की जो है वो गिरफ्त मुकम्मल हो और इनको दोबारा जुर्म करने का मौका ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आसिम मुमताज़ साहब की गुफ्तगू। नाज़रीन, अब क्योंकि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि माहौल बन रहा है, मैं सियासी माहौल की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन एहतसाब के हवाले से जो माहौल बन रहा है, इस माहौल के अंदर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इत्तलात हैं नैब के केसेस और तेज़ हो जाएंगे, इत्तलात है कि शायद पंजाब में, सिंध में मजमूई तौर पर तेज़ी देखने में आएगी। क्या वाकई में इसमें हकीकत है और किन अफसरान या किन लोगों के खिलाफ घेरे तंग हो सकते हैं, ये बड़े अहम सवालात हैं। कुछ अहम सियासी नौयत के मामलात भी थे जो रिसेंटली उठे, जिसका जवाब नैब की तरफ से वजाहत की सूरत में दिया गया है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने होने वाला इजलास नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। इस इजलास में होने वाली 11 अहम इंक्वायरीज जो अप्रूव हुई उनकी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंक्वायरी बल्कि 2 इंपॉर्टेंट इंक्वायरी सूबे सिंध के महकमा आबपाशी से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको तफसीलात बताई। अब जैसा मैंने कहा कि नैब सियासी इल्ज़ामात की जद में रहता है और ये हम सब जानते हैं कि बार बार सियासतदान मुख्तलिफ जमातों के नैब पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि सियासी माहौल जो ही गर्म हुआ वहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि एक बार अदम एतमाद अगर गुजर जाने दें पूरे प्रोसेस को, इसके बाद वो कहते हैं मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा। एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये बयान दिए हैं। उधर अपोजिशन की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगता है कि नैब और अपोजिशन मिले हुए हैं, फिर नैब और हुकूमत मिले हुए हैं, फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस तरह की इत्तलात आने लगी कि शायद नैब का कोई किरदार है या नहीं है। नैब की तरफ से एक वजाहत जारी हुई। इस वजाहत के अंदर कहा गया कि नैब अपना काम आईन और कानून के मुताबिक कर रहा है और नैब किसी भी सियासी जमात या सियासी ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता। इसी तरह से फिर आज एक खबर गर्म रही और हमने देखा कि कल चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू के बाद जिस तरह सियासी बोचाल आया, इसी तरीके से परवेज इलाही और मोनिस इलाही, बिलखुसूस मोनिस इलाही के हवाले से उनकी गिरफ्तारी के बारे में इत्तलात आने लगी कि शायद नैब उनको गिरफ्तार करना चाहता है। नैब की तरफ से आज उसकी वजाहत भी आई। नैब की तरफ से इस वजाहतनामे में जारी किया गया, बताया गया कि ऐसी रिपोर्ट्स की नैब सख्ती से तरदीद करता है। वजाहत में बताया गया कि वफाकी वजीर मोनिस इलाही के खिलाफ इस वक्त नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं। लेकिन क्योंकि सियासी माहौल इस वक्त है गर्म, तो दोनों तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं और नैब इन इल्ज़ामात की जद में मौजूद है। शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शहजाद भट्टी साहब, ये तो तलाशियां हैं, ये चलती रहती हैं, ये नोक झोंक बयानात बयानबाजी दोनों साइड से चलती रहती हैं। लेकिन है कि आगे सियासी तौर पे जो होने वाले वो तो हम पूछते हैं सियासी तर्ज़-ए-निगारों से, एहतसाब के अमल के हवाले से ये हमें इत्तलात है कि शायद मामला तेजी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते रहते हैं कि 3 माह के अंदर कुछ केसेस का फैसला होगा या केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। इधर सिंध के अंदर भी महकमा आबपाशी के हवाले से, दीगर डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो मेरी इत्तलात हैं वो भी ये हैं कि कुछ अहम केसेस में शायद पेशरफ तेजी से हो रही है। क्या हकीकत है भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, बात यह है कि नैब का तो वैसे कोई किरदार नहीं है किसी किस्म के पॉलिटिक्स के अंदर जी, और ख़ासकर ये जो नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी, इसके कानून के अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं, उसके तहत नैब के ऊपर काफ़ी बर्डन भी कम हो गया होगा। क्योंकि देखिए, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और अगर कोई कमेटीज़ के डिसीजन हैं तो वो नैब के दायरा इख्तियार से वैसे ही निकल गए हैं। बहुत सारे केसेस आपने देखे कि कोर्ट्स ने उनके ऊपर काम करने से अपनी वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो नैब के कानून के अंडर नहीं आते। तो अब जैसे आज ये जो हुई हैं इंक्वायरीज ऑथराइज हुई हैं, 2 इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हुई हैं, तो उम्मीद ये है कि क्योंकि नैब का बर्डन कम हुआ है तो उससे नैब के काम की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई होगी डेफिनेटली, और होगी भी। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल किया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, या जो अगर ये नाकाम हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, एक बात तो बड़ी डेफिनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक कोर्ट के ऊपर 50 से ऊपर केसेस जो है वो इस वक्त पेंडिंग है। आपने खुद अभी रिपोर्ट में बताया कि कोई तकरीबन 1200 केसेस जो हैं इस वक्त कोर्ट्स के अंदर मौजूद है जी, और कोर्ट्स की तादाद शायद 25 से भी कम है, और कईयों में जज भी पोस्टेड नहीं है, तो जिससे बोझ बढ़ जाता है और केसेस जो है डिले होते हैं। अब अगर गवर्नमेंट कोर्ट्स की तादाद बढ़ा देती है और इसके साथ साथ जो जजेस मौजूद नहीं हैं उनकी पोस्टिंग्स आ जाती हैं, तो डेफिनेटली काम तेजी से निपटेगा, नैब के काम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन कम हो गया है। अब जो केस बनेगा वो ज्यादा क्वालिटी के साथ आएगा और उसको नैब अच्छे तरीके से, उसके प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट्स में परसू कर सकेंगे, तो फैसले भी जल्दी आएंगे, केसेस भी जल्दी अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेंगे और एफिशिएंसी भी और बेहतर होगी। और आबपाशी के हवाले से आबपाशी के हवाले से बताइएगा, महकमा आबपाशी आज सरदार शाह साहब जो चीफ इंजीनियर हैं, इनके खिलाफ आज इंक्वायरी नैब ने अप्रूवल दी है। प्रीतम दास का नाम भी है, कुछ और अफसरान हैं जिनके बारे में हमने देखा है कि नैब तहकीकात तो कर रही है, काफी अरसे से कॉल अप नोटिस का सिलसिला जारी है, या फिर दीगर तफसीलात इनिशियल स्टेजेस में इंक्वायरीज हैं। कुछ इंक्वायरीज जैसे इस्लामाबाद से अप्रूव हो गई, आज एक इंक्वायरी सरदार शाह, बड़ा नाम है, और दीगर नाम है।
लेकिन ये सब तो कहते हैं लोग के मोहरे हैं, असल में हम जानते हैं कि कौन चलाता है महकमा, जो अंदर के लोग बताते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन मोहरों के जरिए आगे तक नैब पहुंचने वाली है, नैब कराची बिलखुसूस? असल में एक बात तो ये है कि ये जो लोग इस वक्त नैब के दायरा इख्तियार में आए हुए हैं, जैसे आपने चीफ इंजीनियर साहब की बात की है, उनका केस है और शायद सुनने में ये आया है कि करोड़ों में नहीं, इससे भी बहुत अरबों में बात है। एक बात याद रखिए कि महकमा आबपाशी के बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं और ख़ासकर करप्शन वहाँ होती है जब ये सैलाब के दिन होते हैं और पुश्ते टूटते हैं और उनको बनाने का काम किया जाता है, तो वो सिर्फ मिट्टी डालने का काम होता है और वो डाल दी और फिर कह दिया कि जी पानी ले गया है बहा के, तो वो सारे पैसे जो गर्क हो गए हैं। तो ये इसमें जो करप्शन का है वो बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी सिंध में आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं और जहां पैसे जाते हैं वो भी आपको पता है, लेकिन कोई आदमी सामने विटनेस के तौर पर आए तो तब ये आगे तक लिंक जाता है, वरना क्या होता है कि जो आदमी पकड़ा जाता है, जो सबसे पहले रिसीव करता है या जो जिम्मेदार होता है वो पकड़ा जाता है और वो या तो प्ली बार्गेन, गवर्नमेंट सर्वेंट से आगे बात चलती नहीं है, और या तो वो प्ली बार्गेन कर लेता है और या वो केस चलने देता है। उसे पता होता है कि ये केस क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम है और ये बड़ा लंबा अरसा चलेगा और अपनी मौत आप पर जाएगा। ये सिचुएशन नैब के साथ हो रही है केसेस ज्यादा होने की वजह से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर होगी। मैं यहाँ एक बात आपकी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अगर आपने वो शुरू में जो बात की थी रिकवरीज की, मैं अगर आप इजाजत दें जी कि देखिए जो फेडरल रिकवरीज होती हैं, जो फेडरेशन से मुतल्लिक हैं, वो सिर्फ फेडरल ट्रेजरी में जाती हैं। बाकी जो रिकवरीज हैं प्रोविंसेस की, वो प्रोविंसेस के पास जानी है। जो बैंकों की रिकवरी है, यानी जो आपने खुद बताया 250 अरब तो सिर्फ बैंकों की रिकवरीज हैं, वो बैंकों को चली जाती। अरबों बहुत ज्यादा जो रिकवरीज थी वो हाउसिंग सोसाइटीज की हैं, वो उन लोगों के जिन लोगों ये तो मैंने ब्रेकअप भी बताया नाज़रीन को कि किस तरह से रिकवरीज हैं। लेकिन ये बताइए कि ये जो जैसे ये केस है सरदार शाह वाला, आप कह रहे हैं इत्तलात आपको भी हैं कि ये मामला करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का है। जो इत्तलात है मेरे पास वो कहते हैं ये एसेट बियॉन्ड मींस का ही मामला है। तो इससे पहले जो अफसरान पे केसेस बनते थे, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या रोडी कनाल है, उसमें आपने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का बनता है केस। अब जो केस बन रहे हैं ये एसेट बियॉन्ड मींस के केस है, अगर मैं सही कह रहा हूँ? देखिए मसला अब ये हो गया है क्योंकि अगर गवर्नमेंट नैब ने केस बनाना, जो अमेंडमेंट है उसके तहत अगर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस है तो उसके लिए नैब को प्रूव करना पड़ता है कि ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है वो इंटेंशनल की गई है, किसी को बेनिफिट देने के लिए या खुद बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन ये सबसे आसान केस है कि अगर एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनता है तो नैब प्रूव कर सकती है कि जी कहाँ कहाँ ये जो है करप्शन हुई है और ये जो इनके पास पैसे आए हुए हैं ये बियॉन्ड मींस है, और इन्होंने साबित करना है कि ये, क्योंकि शुक्र की बात है कि ये अमेंडमेंट अभी इसके अंदर नहीं है कि नैब को ये भी साबित करना पड़ जाए कि ये जो एसेट बने हुए हैं ये करप्शन से बने हुए हैं, वरना तो शायद ये केसेस भी खत्म हो जाते जो एसेट बियॉन्ड मींस के हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत इजी केस होता है, नैब को सिर्फ एसेट लेके आने हैं सामने कि ये एसेट है, और एक चीफ इंजीनियर की पूरी जो उनकी आमदन है वो उसका गोशवारा बनाया जाता है। एक फ्लो चार्ट बनाती है नैब का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो पूरा गोशवारा बनाता है कि जी इनकी हर माह ये आमदनी है, अगर इनका ये खर्चा हो जो कि मिनिमम लगाया जाता है तो ये इनकी बचत होगी, तो इसमें से इतने एसेट बन सकते थे। तो ये तो हमने भी अपने तहकीकात की थी भट्टी साहब, हमने इनको भी सवालनामे भी भेजे थे और एक नहीं ऐसे और अफसरान को भी भेजे थे कि आपकी एनुअल इनकम जो रिटर्न्स में डिक्लेयर है वो 17 लाख रुपए, इतने असासे आपके पास पूरे मुल्क में कहाँ से, बल्कि बैरून मुल्क कहाँ से आए। तो हमने भी भेजे थे सवालनामे। लेकिन ये मुझे बताएं भट्टी साहब कि अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम तवक्को रखें कि चीजें बेहतर होंगी, क्वालिटी भी अप्रूव होगी, स्पीड भी अप्रूव होगी, तो मैं इस उम्मीद के साथ ही आपका शुक्रिया अदा करता हूं। भट्टी साहब सवाल और पूछ नहीं सकूंगा, वक्त खत्म पे पहुंचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए शाह भट्टी साहब कह रहे हैं जी स्पीडी ट्रायल की तवक्को भी रखी जा सकती है और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है नैब के अंदर वो भी शायद जो है इंप्रूव हो सकता है, इसी उम्मीद के साथ। और इत्तलात जिस तरह मैंने कहा कि आ रही हैं कि कुछ केसेस में पेशरफ्त हो रही है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।